नमस्कार साथियों, एस्ट्रो विद आशीष के मंच पर आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश को एक नए राजनीतिक दोराहे पर उत्तर प्रदेश ने ला करके खड़ा कर दिया है। भाई, उत्तर प्रदेश की अपनी महिमा है, 80 सांसद आते हैं। कल हमने नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक वीडियो पब्लिश किया था जो यूट्यूब पर करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने देखा, और उसमें सबसे ज़्यादा एक ही प्रश्न था कि यूपी में 10 साल के बाद जो ये चुनावी झटका भाजपा को लगा है उससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी कैसे उभरेंगे। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी यूपी को फिर से कैसे संभालेंगे, कैसे टेक ओवर करेंगे, कैसे यहाँ पर अपना जनाधार फिर से बढ़ाएंगे, इन सभी विषयों पर आज हम एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए यूपी में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ जी को ज़्यादा फ्री हैंड दिया जाएगा कि भाई आप अपने लिहाज से निर्णय लीजिए, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जुगल जोड़ी किसी नए राजनीतिक ऑपरेशन से यूपी का डायलिसिस करने जा रही है। मोदी जी, योगी जी और यूपी से जुड़े इस गंभीर प्रश्न पर आज पंडित आशीष वत्स जी से हम समझेंगे कि ग्रह गोचरीय स्थितियां क्या कह रही हैं। आखिर ज्योतिष के लिहाज से नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का और भाजपा का भविष्य यूपी में क्या रहने वाला है, क्योंकि 2029 के चुनाव में भी दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाएगा और उससे पहले 2027 का यूपी का असेंबली इलेक्शन भी है जहां नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का एक टेस्ट होना बाकी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पंडित जी से हम सीधे जानते हैं कि भाई ज्योतिष के लिहाज से यूपी, योगी और नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कुछ रहने वाला है। पंडित जी, श्री गणेश करिए और बताइए। बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। यहाँ प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहाँ विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है और जहाँ पर थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है। देखिए, आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़, घोसी, ये फंसी हुई है सीटें। पूर्वांचल से भाषा में जो आजकल की भाषा है, फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है जीतेंगे। मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं, अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी, उनकी पत्रिका आई थी और उसको पाई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत रही, जीत जाएंगे। और कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव, सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है और बड़ा प्रबल संघर्ष है। और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद। हाँ, तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत लीजिए। संपूजिकानां परिपालिकानां यतीन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के अंदर विराजमान
हृदय में उस नारायण स्वरूप को पंडित आशीष वत्स का बहुत बहुत प्रणाम। देखिए शिवम जी, राजनीति की बात करते हैं और हम ज्योतिष के इर्द गिर्द ही बात करेंगे। और कल तमाम ऐसे कमेंट्स आए राजनीति को लेकर के, पंडित जी जन्म कुंडली में क्या भाव देखा जाता है, राजनीतिक लोगों की कुंडली कैसी होती है, तमाम व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए। तो राजनीति करना भी देखिए शिवम जी सबके बस की बात नहीं होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों की जन्म कुंडली में ग्रहों का एक विशेष संयोग देखने को मिलता है। फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, राज सत्ता कह ले या राजनीति से जोड़े रखने में सूर्य, चंद्रमा और राहु, कर्मफल प्रदाता, न्याय कारक शनि, ये मुख्य ग्रह माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शिवम जी सूर्य को राजा की संज्ञा प्राप्त है, ये सभी दर्शकों को पता होगा। वह चंद्रमा, इनको ज्योतिष में और राजनीति में राजमाता की उपाधि दी गई है। ध्यान से सुनते रहिए। जी जी। वहीं राहु को राजनीति में छल कपट और नीति का कारक ग्रह माना जाता है। मतलब जो जोड़ तोड़ होता है। हाँ, जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है। साथ ही साथ शनि को हमने बताया ना, न्याय के कारक, दंडाधिकारी। अभी हम एक कमेंट पढ़ रहे थे तो दर्शक का एक हमारे प्रश्न था कि पंडित जी पॉलिटिशियंस लोग इतना ज़्यादा जो है मतलब क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें थी, तो उनको दंड क्यों नहीं मिलता है? भ्रष्टाचार से संबंधित। हाँ, भ्रष्टाचार से संबंधित। तो हमने उसमें उनको जो है कमेंट में जवाब दिया था कि ये सब राहु कराता है छल कपट, और दंड अधिकारी जो होते हैं ये शनिदेव होते हैं। तो जब उचित समय आता है तो शनि दंड देते हैं। तो आप देख लीजिए बड़े से बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, मंत्री, ये लोग जेल की हवा खा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं न्यायाधीश शनि की भूमिका, सूर्य पुत्र शनिदेव की भूमिका ये महत्वपूर्ण रहती है। अब हम बात करते हैं साथियों कि जन्म कुंडली में राजनीति का भाव कौन सा होता है, और ये सबके लिए है, फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, अमित शाह जी हो। तो साथियों वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का जो दसम भाव होता है, ये राजनीति व सत्ता प्राप्ति का स्थान दसम भाव को कहते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है, जो पॉलिटिशियंस आप लोगों के बीच पब्लिक में आते हैं ना, तो जन्म कुंडली का चौथा भाव पब्लिक के बीच जा करके चुनाव लड़ने का भाव होता है। वहीं 11th हाउस लाभ का भाव होता है। राजनीति से आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना लाभ कमाएंगे, ये एकादश स्थान दिखाता है। इसको सिर्फ धन के बारे में या कह सकते हैं, या फिर जो राजनीति का उनका अपना एक रसूख है। 11th हाउस जो होता है ये विशेष फुलफिल का होता है, मतलब वो राजनीतिक सत्ता कितनी अपने हाथ में, इसको भी कहीं ना कहीं। और राजनीति के लिए दसम भाव, छठा भाव और चतुर्थ भाव, लग्न, लग्नेश, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कल आपने एक वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई थी, वो भी ऐड कर देता हूँ कि चूंकि साझेदारी की सरकार है तो सातवां भाव, वो तो पार्टनर का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। तो एकादश भाव राजनीति से लाभ व धन प्राप्ति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी शिवम जी जो लग्न कुंडली के साथ साथ सब डिविजनल चार्ट, जैसे कि नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, चतुर्थांश बेसिकली जो होता है भाग्य को दर्शाता है, इसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। तब जाकर के किसी को बताया जाता है कि आप राजनीति में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। हम लोगों के पास जब जन्म कुंडली आती है, अब किसी एक जिले से 3-4 लोग लड़ रहे हैं, सबकी कुंडली आ गई, तो इस अनुमान में पहुंचा जा सकता है कि हाँ ये कुंडली प्रभावी है, ये अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको विजय पताका प्राप्त होगी। और उस कुंडली के साथ साथ भी उस किस पार्टी से लड़ रहे हैं उसकी कुंडली भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, उस पार्टी के अध्यक्ष की भी कुंडली देखना इंपॉर्टेंट होता है, और उस पार्टी किसके चेहरे पे सीएम या पीएम की दावेदारी लड़ रही है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही सूक्ष्मता से किया जाता है। कभी कभी गलतियां हो जाती है, हमने बताया ना कि जैसे हमने तमाम प्रिडिक्शन दी, और देखिए साथियों फिर आपसे कह रहे हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर यदि 60% से ऊपर उसकी प्रिडिक्शन जा रही है तो बहुत अच्छा है। हमसे गलतियां होती हैं, हमारी भी कुछ प्रिडिक्शंस में कमी आई है, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी। लेकिन
लगभग 99% तक प्रिडिक्शन हमारी इसमें सटीक गई है लोकसभा को लेकर के। जी शिवम जी, आप कुछ कह रहे थे। तो पंडित जी, ये तो बात हो गई ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष से हम कैसे देखते हैं क्या कुछ है। पहला प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न, सीधे जनता का प्रश्न है ये जी। ये जो यूपी में और देश में जो परिणाम आए हैं, क्या इससे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है? टू द पॉइंट। देखिए शिवम जी, यदि आप नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में बात करेंगे, तुला लग्न वृश्चिक राशि की इनकी कुंडली है। तुला लग्न होता है, चर लग्न होता है, और वृश्चिक राशि जो होती है ये जलीय राशि होती है। आप देखते हैं ना नरेंद्र मोदी जी को कि बात बात में क्या कहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो ये वृश्चिक राशि वाले जातकों की एक खासियत होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और बहुत स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचते हैं। आपका प्रश्न है कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है? अब हमने अभी बताया कि जो चौथा भाव होता है ये जनता का भाव होता है। चौथे भाव के स्वामी वर्तमान समय में गोचर कहाँ कर रहे हैं? कुंभ राशि में कर रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। किसी भी प्रकार की यदि हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है, तो ऐसा अभी हमको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। जी, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। खास तौर पे जो लोग यूपी वाले हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है, और यूपी देश की राजनीति को तय करता है, ये ध्यान रखिएगा। और यूपी में भाजपा के एक फायर ब्रांड नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। तो पंडित जी, इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद जहां भाजपा को कुछ चुनावी झटका हम कह सकते हैं लगा है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी भविष्य न सिर्फ यूपी के अंदर बल्कि देश में क्या कुछ रहने वाला है? टू द पॉइंट। अच्छा, देखिए साथियों, यदि हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की बात करें, कल इनका देखिए जन्मदिन भी था ऑफिशियल वाला जी। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और टॉरस वृषभ राशि है, जलीय लग्न और पृथ्वी तत्व के प्रधान राशि, स्थिर राशि इनकी है। वृषभ राशि जो होती है स्थिर राशि होती है। तो ये भी कोई भी काम करते हैं ना, बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ करके और डिसीजन लेते हैं और एकदम मजबूत डिसीजन उस पर टिके रहते हैं। दूसरा, लग्न भाव के अधिपति एकादश भाव में आना। एकादश भाव किस चीज का होता है? विशेष फील का होता है। बहुत ही कम उम्र से ये लोकसभा भी जा चुके हैं, मानते हैं इस चीज? बिल्कुल। और उसके अलावा शिवम जी, एक बात हम आपको और बताएं, सूबे के ये मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरे बार के मुख्यमंत्री हैं और तो मजबूत जनादेश से आए हैं। जी। तो आप जो पूछ रहे हैं कि योगी जी का आगे यूपी में भविष्य क्या है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो है कुछ सीटें अगर कम आ जाती हैं तो वहाँ के लोगों का इस्तीफा लिया जाता है या ऐसा कुछ होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के साथ ऐसा होता हुआ हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में राजनीतिक बयानबाजियां बहुत हुई थी, उस समय आचार संहिता लगी थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। उनके हाथों में ही अभी सत्ता रहेगी। हाँ, और उन्हीं के निर्देशन में चुनाव आगे लड़ा जाएगा। यदि 1% भी यदि हम मान लें कि उनको कोई हटाने की सोच रहा है, तो फिर होगा क्या कि यूपी में इनकी स्थिति और भी दयनीय बीजेपी की हो जाएगी। क्योंकि अगर हम राजनीतिक रूप से भी देखें तो वो एक चेहरा है, एक भाजपा को केंद्रीय भूमिका वो देते हैं यूपी की राजनीति में। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पे पंडित जी, बहुत जरूरी सवाल है। क्वेश्चन तो आपने पूछा ही नहीं। कौन सा? कि मोदी जी की आपने लोकप्रियता पूछ ली, आपने योगी जी की लोकप्रियता पूछी ही नहीं। प्लीज चलिए हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले शिवम जी, अपने दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए होता क्या है, हम डेली का डेली कोई ना कोई उपाय, ज्योतिष संबंधी पुस्तकें, अपने कुछ कंटेंट ये व्हाट्सएप के चैनल पर पब्लिश करते हैं, अपलोड करते हैं, क्योंकि हर एक चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आप जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का वहां पर लिंक दिया गया है, वहां पर आप जा करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, @PT आशीष वत्स लिखेंगे, वहाँ पर आप जो है हमारी स्टेटस जान सकते हैं, वहीं पर सारी प्रेडिक्शन भी देखिए दी जाती है सबसे पहले। फेसबुक पेज को आप हमको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, बेल आइकन दबाइए
सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिले, और प्रतिदिन का प्रतिदिन दैनिक राशिफल, ऑथेंटिक राशिफल बहुत ही कम समय में हमारे चैनल पर अपलोड होता है और लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो योगी जी की यदि लोकप्रियता के बारे में बात करें तो योगी जी की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा। भाई केंद्र के स्वामी केंद्र में आ गए ना, कर्क लग्न, चौथे भाव के स्वामी शुक्र, शनि के घर में राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो इनकी जो है पॉपुलैरिटी रहेगी ना वो बहुत ज्यादा रहेगी। इनको सब लोग किस दृष्टि से देखेंगे ये भी देखिए। शनि जो है ना, शनि को क्या कहा जाता है? कर्म फल प्रदाता शनि, न्यायाधीश शनि। तो इनको लोग किस दृष्टि से देखेंगे ये भी बता दें कि ये न्याय करते हैं। और शनि के साथ कौन बैठा हुआ है? राहु। तो यदि राहु एक बिगड़ाइल ग्रह होता है, लेकिन अगर शनि बैठ जाए तो शनि उस राहु को सुधार भी देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राहु एक बिगड़ैल हाथी है और शनि उसके मस्तक पर लगा हुआ अंकुश है। अगर शनि राहु का कंट्रोल, महावत है, तो वो आपको सही रिजल्ट देगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। देश से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लोगों ने बारंबार ये सवाल पूछा है। देखिए दो बार तो मोदी जी फुल फ्लेज बहुमत से आए, उनके पास अपना बहुमत था। इस बार उनकी गठबंधन की सरकार है। तो जैसे बोल्ड डिसीजन अभी 10 साल तक मोदी जी लेते आए हैं, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, CAA NRC हो, 370 जैसा बड़ा मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक हो, क्या इस सरकार में भी मोदी 3.0 में भी नरेंद्र मोदी जी वैसे ही बोल्ड फैसले लेंगे जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून और UCC मुख्य रहने वाले हैं? इसके बारे में उनकी कुंडली ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की यदि हम जो है कुंडली देखी है, दशा महादशा देखें, मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा, योगनी दशा की बात करें तो एक भ्रामरी योगनी दशा होती है जो ओवरऑल 4 साल की होती है। भ्रामरी योगनी दशा में होता क्या है, व्यक्ति कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहता है। वो मतलब जो है डिसीजंस कुछ ले लेता है, होता कुछ है, लोगों के ऊपर विश्वास कुछ करता है, लोग कुछ कह जाते हैं। तो अभी इनका भ्रामरी में जो 8 अक्टूबर 2023 से 28 अगस्त 2024 तक भ्रामरी में इनका संकटा चल रहा है। फिर भ्रामरी में आ जाएगा इसके बाद मंगला, पिंगला और फिर धान्या। तो ये क्रमशः कितने साल तक रहेगा? देखिए 2025 29 अप्रैल 2025 तक रहेगा। इसके बाद फिर भद्रिका आ जाएगी। तो आप जो कह रहे हैं ना कि क्या नरेंद्र मोदी जी बोल्ड डिसीजन लेंगे, तो जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी बोल्ड डिसीजन लेंगे। अभी इनके ऊपर वृश्चिक राशि है, शनि की ढैया का भी प्रभाव है। 2025 में शनि की ढैया भी खत्म हो जाएगी। तो ये बोल्ड डिसीजन लेंगे और किसी से मतलब ये होता नहीं किसी के दबाव में आना या झुकना, वो ये चीज देखने को नहीं देखने को मिलेगी। आप देख लीजिएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 2025 के बाद जब ढैया खत्म होगी, उससे पहले भी, लेकिन उसके बाद ज्यादा मजबूती से ये उभर के सामने आएंगे। और चूंकि इन्होंने अपने संबोधन में जीतने के बाद कहा भी था कि ये सरकार बड़े फैसलों को लेगी, बड़े फैसलों का गवाह बनेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का अनुराधा नक्षत्र है, शनि से शासित नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र के जो देवता है ना वो जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति हैं। तो झुकेंगे तो नहीं, मेहनत खूब करेंगे। आप देखते हैं ना 16 घंटे 18 घंटे मेहनत करना, काम करना। जैसा आपने कहा गुरु अनुराधा नक्षत्र के देवता हैं, तो वैसा उनका आध्यात्मिक आचरण भी है और न्यायप्रिय आध्यात्मिक आचरण की सबसे बड़ी वजह आपने अभी कुंडली में देखा ही नहीं। तुला लग्न और 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु को ध्वज पताका कहते हैं, धर्म की ध्वजा है, धर्म की ध्वजा है। तो यानी कि ये जो आने वाला समय है इसमें ये धर्म का और उत्थान करेंगे। धर्म का ये उत्थान, आप हमारा इशारा मैं समझ रहा हूँ, ये धर्म का उत्थान निसंदेह करेंगे, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो मित्रों, ये एक डिटेल वीडियो था जिसमें हमने योगी जी के बारे में, यूपी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ भारत के भविष्य के बारे में भी पंडित आशीष वत्स जी से जाना कि क्या कुछ ज्योतिष कहता है। और आपने पूरा वीडियो देखा।
आपके कोई सुझाव हो, सवाल हो, और सबसे ज़रूरी आप किस टॉपिक पे आगे आने वाला वीडियो चाहते हैं, देश की राजनीति से जुड़ा हुआ कौन सा ज्योतिषीय ओपिनियन पोल, कौन सा ज्योतिष का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लिखिएगा, हम उसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि डिटेल में एक जानकारी पढ़ लीजिए। हाँ, बिल्कुल इसको शेयर करना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोषण कीजिए। हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा करके फॉलो कीजिए। और यही लखनऊ रहते हैं, दिल्ली आना जाना होता है हर महीने, तो आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिल करके भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इस वीडियो को ये मत समझिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से कोई हम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोग उनको पकड़िए, जैसा वो निर्देश देते हैं धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि जो धर्म होता है ना, ये व्यक्ति को जीना सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवम जी, इसी के साथ फिर हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। मिलेंगे अन्य ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की जय श्री राम।